आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ, मैं ब्रजेश यादव। मैं आज आप सभी के लिए लाया हूँ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का वन शॉट वीडियो, जिसमें हम लोग जो है वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र के जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक है उन सभी इंपोर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ते हैं। पहला जो टॉपिक है वो हमारा है वैद्युत आवेश और इसके प्रकार। वैद्युत आवेश क्या होता है इसके बारे में पढ़ा जाएगा। जैसे कि जो थेल्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। प्रयोग के माध्यम से कुछ गुण के खोज किया था। जैसे कि उन्होंने क्या किया था कि जो अंबर नामक पदार्थ या कोई कांच मान लीजिए, जब हम कांच के टुकड़े को किसी ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद से उस कांच के टुकड़े के पास क्या आता है, एक गुण आ जाता है जो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने तरफ आकर्षित करने लगता है। उसी गुण को आगे चल करके जो है आवेश कहा गया, वैद्युत आवेश कहा गया। तो यहाँ पर जो है वैद्युत आवेश की परिभाषा कुछ इस तरह से दिया है। हमें वैद्युत आवेश की परिभाषा लिखना है और ज्यादा देखिए, इसकी कहानी देखेंगे, प्रयोग देखेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। हमारे पास समय कम है तो हम लोग परिभाषा को देखते हुए, प्रकार को देखते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए हम लोग वैद्युत आवेश के प्रकार को पढ़ते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर उसका अनुभव कराता है। मतलब कि जो वैद्युत आवेश होता है वह किसी पदार्थ का क्या होता है, गुण होता है। समझिएगा, जब हम कांच के टुकड़े को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद क्या होता है, उस कांच के टुकड़े के पास जो है कागज के छोटे छोटे तिनकों टुकड़ों को आकर्षित करने का उसके पास गुण आ जाता है। तो जो आकर्षित करने का जो गुण है उसी गुण को वैद्युत आवेश कहा जाता है। जो आकर्षित करने का जो गुण है उसी गुण को क्या कहा गया, वैद्युत आवेश कहा गया। और ये जो वैद्युत आवेश जो होता है अपने चारों तरफ क्या करता है, अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और उसका अनुभव कराता है। तो उसी का परिभाषा यहाँ पे दे दिया गया है कि जो वैद्युत आवेश होता है ये क्या है, ये किसी पदार्थ का गुण है, किसी पदार्थ का गुण है जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और उसका क्या कराता है, अनुभव कराता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। धनावेश होगा, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा ऋण आवेश। एक धनावेश हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा ऋण आवेश। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। तो भाई हमें क्या करना है, आवेश की परिभाषा याद रखना है और आवेश का प्रकार याद रखना है। आवेश किसे कहते हैं, तो आवेश जो है किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर उसका अनुभव कराता है। आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। अब इसके आगे बढ़ते हैं वैद्युत आवेश के गुण। जो वैद्युत आवेश होता है यह किस तरह के गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो वैद्युत आवेश होता है किस तरह के गुणों को प्रदर्शित करता है। पहला है आकर्षण और प्रतिकर्षण का। ध्यान दीजिएगा, जो आवेश होते हैं दो तरह के होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। तो देखिए, धन आवेश के बीच हमेशा प्रतिकर्षण का बल लगता है। ये क्या करते हैं, धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। धन आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये ढकेलते हैं। धन आवेश और एक ऋण आवेश ये हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और ऋण आवेश क्या करेंगे, यह भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यह भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब कि धन आवेश सजातीय आवेश है, यह भी सजातीय आवेश है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही यहाँ पे नियम बना है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का नियम याद रखिएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका प्रयोग हम नहीं पढ़ रहे हैं, केवल सीधा इसका नियम पढ़ लिए हैं, प्रयोग देखेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, अगला गुण देख लेते हैं, यह है हमारा आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण क्या होता है, आवेश संरक्षण में ध्यान रखिएगा, इसका नियम है कि आवेश न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है। आवेश केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होता है। आवेश केवल क्या होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होता है, इसे ही आवेश का संरक्षण कहते हैं। नियम को समझ लेते हैं, उसके बाद से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए, आवेश संरक्षण क्या होता है, वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। आवेश केवल और केवल
एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होता है, अतः अवैद्युत आवेश संरक्षित होता है। मतलब कि समझिए, जैसे कि जब हमने अभी समझाया था कि जब एक कांच के साथ एक ऊनी कपड़े को क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो होता क्या है, तो जब हम कांच को, ये मान लीजिए कांच है, ये कांच है, ये ऊनी कपड़ा है, हम क्या करते हैं, इसको आपस में रगड़ देते हैं। रगड़ने से क्या होगा, इसके ऊपर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके भाई ऊनी कपड़े पर चले जाएंगे, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आवेश का स्थानांतरण होगा। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे जा रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना आवेश होता है, माइनस में होता है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कांच से निकल करके ऊनी कपड़े पे जाएगा, तो इतना आवेश अपने साथ लेकर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आवेश का स्थानांतरण हो रहा है। तो जब क्या होगा, आवेश इलेक्ट्रॉन जो है इससे इस पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कांच हमारा जो है धनावेशित हो जाएगा, इसके ऊपर प्रोटॉन बच जाएंगे। कितने प्रोटॉन बच जाएंगे, अगर 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसके ऊपर 3 प्रोटॉन आ जाएंगे, 3 प्रोटॉन आ जाएंगे, और ऊनी कपड़े के ऊपर क्या हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरह से ऊनी कपड़ा ऋणावेशित हो जाएगा और कांच हमारा धनावेशित हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर दोनों में देखा जाए तो कुल कितना आवेश है, तो दोनों में देखा जाए तो कुल आवेश 0 होगा। कैसे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश माइनस में होता है और इतना ही आवेश जो है प्रोटॉन के ऊपर होता है, प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर प्लस में आवेश होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर माइनस में आवेश होता है। ठीक है, तो अगर हम दोनों को मिला दें आपस में तो कुल कितना मिलेगा, दोनों को मिला देंगे तो कुल हमारा 0 ही मिलेगा। तो अगर देखा जाए, रगड़ने से पहले कितना था, इसके पास 0 था, इसके पास कितना था, 0 था, रगड़ने के बाद भी क्या है, दोनों के पास मिलाकर 0 ही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आवेश है वो तो आवेश न तो उत्पन्न हुआ है न ही नष्ट हुआ है, आवेश केवल जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित हुआ है। तो इसीलिए जो है कहा जाता है कि आवेश जो है वह संरक्षित होता है, आवेश कभी उत्पन्न या नष्ट नहीं होता है। यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इसी को आपको याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चौथा पेज में आते हैं। अगला है गुण, इसका आवेश का गुण है। अगला दिया इसमें विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आवेश का क्वांटमीकरण समझ लीजिए, यहाँ पे दिया है विद्युत आवेश प्रकृति में मूल आवेश E, मूल आवेश E छोटा वाला ये लिखना है, मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है, इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। मतलब कि जो आवेश होता है ना, वह आवेश किसके बराबर होता है, आवेश को किससे दिखाते हैं, आवेश को दिखाते हैं Q से, आवेश को दिखाते हैं Q से। ये किसके बराबर होता है, तो यह जो है कह रहे कि जो आवेश Q है यह मूल आवेश E का, मूल आवेश किसे कहते हैं, मूल आवेश इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। ये क्या होता है, उसके साथ पूर्ण गुणज, मतलब कि n के साथ उसका गुणा कर देंगे, कोई पूर्ण संख्या उससे हम लोग गुणा कर देंगे, किसमें कर देंगे, प्लस माइनस में, किसी पूर्णांक संख्या से गुणा कर देंगे, प्लस माइनस n हो जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा q बराबर प्लस माइनस n। तो कोई भी आवेश जो होता है वह q बराबर n के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। तो सिंपल सा इसको परिभाषा याद कर लेना है कि विद्युत आवेश प्रकृति में मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है, इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं q बराबर प्लस माइनस n। q यहाँ पे आवेश है, q यहाँ पे आवेश है, n यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है, और E इलेक्ट्रॉन है, E इलेक्ट्रॉन है, जिसके ऊपर होता है आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना आवेश होता है। ठीक है, तो ये आपको आवेश का क्वांटमीकरण याद रखना है। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अब आइए, अब हम लोग जो है कूलम का नियम पढ़ लेते हैं कि कूलम का नियम क्या होता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो आवेश होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, इनके बीच क्या होता है, आकर्षण का बल लगता है। धन आवेश के बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। ऋण आवेश के बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो जो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है ना, इस बल का परिमाण निकालने के लिए हम एक नियम पढ़ते हैं और उसको बोलते हैं कूलम का नियम। जो कूलम नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया था, उसी नियम को हम लोग कूलम का नियम कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसका परिभाषा क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है कि सन 1785 में, कब, सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, ठीक है,
फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोग के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। सिंपल सा बात भाई, दो आवेश के बीच जो बल काम करता है उसके लिए कूलाम ने एक नियम दे दिया, उसी नियम को हम कूलाम का नियम कहते हैं। अब इस नियम के अनुसार क्या होता है, यहां पे देखिए, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों, ध्यान दीजिएगा, मतलब कि आवेश क्या होगा, स्थिर होगा, रुका रहेगा। आवेश क्या होगा, स्थिर रहेगा, रुका रहेगा। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, मतलब कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है, कोई भी बल हो, आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, मतलब कि दोनों आवेश जो होंगे इनकी जितनी मात्रा होगी उन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि जो बल होगा वह बल किसके अनुक्रमानुपाती और किसकी व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो जो बल होगा दोनों आवेशों की जो मात्रा होगी उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होगी। अर्थात यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये देखिए, मान लीजिए दो आवेश हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों आवेशों को वायु में रखा गया है। कहाँ रखा गया है, वायु में। Q1 आवेश को, Q2 आवेश को वायु में रख लीजिए या शुरू मान लीजिए निर्वात में रखा गया है। कहाँ रखा गया है, निर्वात में। इनके बीच कोई माध्यम नहीं है, इनकी जो बीच की दूरी है वो मान लीजिए r है। कितनी है, r है। तो क्या होगा, अगर ये प्लस आवेश है, यह भी प्लस आवेश है, तो दोनों के बीच कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण का बल काम करेगा। और मान लेते हैं कि जो बल काम कर रहा है वो कितना है, वो F है। तो कूलाम नियम क्या कहता है कि दोनों के बीच जो बल काम करेगा F, यह F क्या होगा, यह जो F है इन दोनों आवेशों की मात्रा कितना, पहले का है Q1 और दूसरे का है Q2, इन दोनों के गुणनफल, दोनों में गुणा कर दिया ना, इनकी अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 और Q2 के गुणनफल के। और क्या कर रहा है कि जो F है यह क्या होगा, यह व्युत्क्रमानुपाती होगा जो दूरी है इसके वर्ग की। तो हम क्या कर देंगे, दूरी का वर्ग कर देंगे और बट्टे के नीचे लिख देंगे। दूरी का वर्ग करके बट्टे के नीचे रख देंगे, तो इसको हम व्युत्क्रमानुपाती पढ़ते हैं। चिन्ह दोनों का एक ही है, एक ही जैसा चिन्ह है, इसको सामने है तो अनुक्रमानुपाती, बट्टे के नीचे है तो इसको व्युत्क्रमानुपाती पढ़ते हैं। दोनों को साथ ले लेते हैं, जब दोनों को साथ लेंगे तो ये हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 आप बट्टे के नीचे r² के, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। जब इसको हटाएंगे तो एक यहाँ पे नियतांक लगता है K, छोटा K रहेगा, Q1 Q2 बट्टे r², Q1 Q2 बट्टे r²। यही फार्मूला है। इसी फार्मूला को आपको याद रखना है कि दो आवेश के बीच जो बल काम करता है उसके लिए कितना फार्मूला होता है, F बराबर K Q1 Q2 बट्टे r²। अगर इस फार्मूला को याद रखते हैं तो आप इस पर जो है कोई भी न्यूमेरिकल बना सकते हैं, बहुत आराम से बना सकते हैं और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल बनाना। अब देखिए और भी कुछ चीजें इसमें याद रखनी पड़ती है। क्या याद रखनी पड़ती है, ये जो K है इसका एक वैल्यू होता है। यहाँ पे K क्या है, K यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ K एक नियतांक है जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, K का मान होता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे K का मान इतना हो जाता है, तो जब भी आप सवाल बनाएंगे तो K का मान हमेशा 9 × 10⁹ रखेंगे, ठीक है। अच्छा इसके मान में कुछ और, ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूला को कुछ और हम बदलाव कर सकते हैं। जो K है इस K को हम लिख सकते हैं 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। इसका मान भी उतना ही होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। तो फार्मूला में हम K के जगह पे इतना भी कहीं पे किताब में मिलेगा तब भी आपको घबराना नहीं है, एक ही चीज है, समान चीज है और बराबर मान होता है दोनों का। तो हम इसको यह भी लिख सकते हैं
F बराबर इसको हटा करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे के नीचे R स्क्वायर, ठीक है। यह भी फार्मूला हम लिख सकते हैं। तो यह वाला याद कीजिए, चाहे यह वाला याद कीजिए, दोनों एक ही चीज है, लेकिन चीज यहाँ पे समझने जरूरी है कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो चलिए हम एप्सिलॉन नॉट की भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की बात कर लेते हैं। जो हम ये बात कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसको बोलते हैं हम लोग निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसका भी मान होता है 8.854×10⁻12, ठीक है। मात्रक इसका होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रक। ठीक इसी का उल्टा कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकल जाता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका ये परिमाण होता है, यह भी ध्यान रखना, मात्रक होता है, ये याद रखना है। कभी कभी निर्वात की वैद्युतशीलता का क्या पूछ देता है, विमा के साथ साथ, देखिए बहुविकल्पी प्रश्न में बता देता हूं कि जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है जो है, उसमें निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक भी पूछता है या विमा भी पूछता है। तो आपको इसका विमा और मात्रक निकालना ढंगाना चाहिए। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता का जो SI मात्रक है, ये आपका है, यहाँ पे लिखा गया है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका SI मात्रक है, इसको याद रखना है। विमा कितना हो जाएगा, तो देखिए विमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी राशि का विमा निकालने के लिए उस राशि को मूल मात्रक में बदलते हैं, मतलब कि उस राशि के जो मात्रक होता है उसको मूल मात्रक में बदलते हैं। मतलब कि अगर कुछ भी दिया है तो उसको हम मीटर में बदलेंगे, केजी में बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे। चलिए कूलम है, कूलम को केजी मीटर में बदलने का हम प्रयास करते हैं। तो कूलम को क्या लिख सकते हैं, कूलम को हम एम्पियर और सेकंड लिख सकते हैं। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को लिख सकते हैं हम लोग, न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और मीटर को मीटर में ही। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं, कूलम का वैल्यू कितना है, एम्पियर सेकंड, तो ये हो जाएगा एम्पियर का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक मीटर स्क्वायर पहले से यहाँ पे उपस्थित है। अब देखिए क्या होगा, अब सेकंड ये ऊपर चला जाएगा, सेकंड ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा मीटर क्यूब, ऊपर हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर, तो एम्पियर का स्क्वायर, सेकंड दुगो पहले से है, दुगो और चला गया तो 4 हो गया, बटे के नीचे आ जाइए, केजी का केजी रहने दीजिए। अच्छा, मीटर मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर मीटर क्यूब हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब क्या होता है, अब हम लोग केजी को एम में बदलते हैं, केजी को एम में, तो केजी को एम में थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको केजी को एम में बदलते हैं। ये बट्टे के नीचे है, इसका पावर 1 है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। मीटर को एल में लिखते हैं, मीटर को एल में, नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड को टी में लिखते हैं, सेकंड को टी में लिखते हैं, तो टी के पावर 4 हो जाएगा, और ए के पावर कितना हो जाएगा, ए के पावर 2 हो जाएगा। ये हमारा विमा हो जाएगा। m के पावर -3, एम के पावर -1, एल के पावर -3, टी के पावर 4 और ए के पावर 2, ये हमारा बीमा हो जाएगा, निर्वात की वैद्युतशीलता का बीमा हो जाएगा। यह हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो कूलम नियम अच्छे से समझ लीजिए आप, कूलम नियम अच्छे से समझ लीजिए कि कूलम का नियम क्या होता है। तो दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, उसी बल को निकालने के लिए कूलम ने एक नियम दे दिया, जिसे हम लोग कूलम के नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जो है, दोनों आवेशों के बीच दोनों जो आवेश होंगे उनके बीच जो बल काम करता है, वह बल जो है दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो है, अगर हमारे पास दो आवेश हैं, Q1 और Q2 आवेश है, और इनके बीच मान लेते हैं दूरी r है, और इनके बीच जो बल काम कर रहा है मान लीजिए F है, ये जो F है यह क्या होगा, यह F जो है Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा, और जो बीच की दूरी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोनों को साथ लिए हैं, दोनों को साथ लिए तो हमें इतना मिला है। इसको हटाएंगे तो हमें एक नियतांक लगाएंगे कि जिसका वैल्यू होता है 9×10⁹। इसको हम k को हम इतना भी लिख सकते हैं, इस k को हम इतना भी लिख सकते हैं। इसमें हमें एप्सिलॉन नॉट मिलता है। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। यहाँ पे
एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युत चालकता कहते हैं, जिसका वैल्यू होता है 8.85, केवल 5 भी लिखा जाता है, 4 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, ये हमने दिखा दिया। अब इसका मात्रक कितना होता है, तो मात्रक भी याद रखिएगा, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसका बीमा भी पूछ सकता है, तो बीमा को हमने यहाँ पे निकाल दिया, जिसका आ रहा है वैल्यू m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और a के पावर 2। इस प्रकार से जो है हमारा कूलॉम नियम समाप्त हो जाता है। देखिए आखिरी में हम इस पे जो है न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, इस चैप्टर में जितने भी इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे उन सभी को हल करेंगे। बस हमारे साथ आप लगे रहिए, जुड़े रहिए, तब देखिए जो है पढ़ने में कितना मजा आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। ठीक है, अब देखिए निर्वात की विद्युतशीलता का SI मात्रक, ये तो अभी हम बता दिए हैं, समझा दिए हैं, ये इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। निर्वात की विद्युतशीलता का SI मात्रक। ठीक है, अब देखिए दोनों आवेश किसी परावैद्युत माध्यम जैसे में वायु, मोम, कागज, तेल में रखा हो तो वैद्युत बल क्या होगा। समझो बात को। अभी जब हम बताए थे कि जो Q1 और जो Q2 आवेश है उनके बीच क्या माने थे, उनके बीच माने थे निर्वात है, उनके बीच कोई माध्यम नहीं माने थे। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कोई माध्यम मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए Q1 आवेश है, यहाँ पे मान लीजिए Q2 आवेश है, दोनों की जो बीच की दूरी है मान लीजिए r है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है। तो यहाँ पे मान लीजिए क्या है, इनके बीच वायु भरा है। क्या भरा है, वायु। तो वायु क्या है, एक परावैद्युत पदार्थ है। परावैद्युत का मतलब अचालक पदार्थ। अचालक पदार्थ को क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। देखिए यहाँ पे वायु, मोम, कागज, तेल कुछ इसके अंदर भर दिया गया है दोनों के बीच। ठीक है, तब क्या होगा, बल का परिमाण क्या होगा, तब बल का परिमाण थोड़ा कम हो जाता है। जब कुछ नहीं रहेगा थोड़ा बल ज्यादा लगेगा, जब उसके बीच आ जाएगा कुछ तो बल थोड़ा कम लगने लगता है। वहां पर क्या होता है, यहां पर देखिए यहाँ पर परिवर्तन होता है। जैसे कि जब हम निर्वात में निकालेंगे तो बल का फार्मूला हमें इतना मिलेगा, F बराबर छोटका के Q1 Q2 बटे के नीचे r²। इस Q को हम बताए थे कि इसको हम लिख सकते हैं, इस Q को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। अभी शुरू में ही पढ़े थे, और F का मान हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, इस K को, छोटका K को हमने हटा दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, हटा दिया ना जी। अब ध्यान दीजिएगा, जब इनके बीच कोई माध्यम होगा, जब इनके बीच जो माध्यम होगा तो जो बल काम करेगा उसको मान लीजिए हमने Fm से दिखा दिया। किससे दिखा दिया, Fm से। ये किसके बराबर होगा, तो देखिए हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, लेकिन जब यहाँ पे माध्यम होगा तो यहाँ पे बड़का K लगेगा। ये बड़का जो K होगा इसको बोलेंगे परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक, इसको परावैद्युतांक कहा जाएगा। जो इस वायु में या कह लीजिए इन दोनों के बीच जो माध्यम रखा रहेगा उसका वैल्यू दिया रहेगा 2, 4, 6, 8 कुछ भी एक मान दिया हो सकता है, जिसको हम लोग जब सवाल बनाएंगे तो वहां पे रखेंगे। लेकिन याद रहे वायु के लिए इसका वैल्यू 1 होता है, वायु के लिए क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो हमने यहाँ पे Fmm का मतलब मीडियम माध्यम मान लिया जाएगा। तो इनके बीच जो बल काम करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा Q1 Q2 बट्टे के नीचे r²। Q1 Q2 बट्टे के नीचे r², यह हमारा परिमाण हो जाता है। इसको हमें याद रखना है। तो ये क्या है, ये किसी माध्यम में लगने वाला बल है। ये क्या है, निर्वात में लगने वाला बल है। दोनों में से कौन ज्यादा लगेगा, तो भाई निर्वात वाला ज्यादा होगा। क्या है कि यहाँ पे K नहीं है, यहाँ पे K नहीं है, यहाँ पे क्या है, K है। तो ये क्या है, जो Fm है, देखा जाए तो जो Fm है यह K के क्या है, व्युत्क्रम है जी। तो जब ये K बढ़ेगा तो Fm का मान क्या होगा, बल घटेगा, Fm का मान घटेगा। इसीलिए जब कोई भी दो आवेश के बीच जब कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाएगा तो दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वह कम हो जाता है, वह घट जाता है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जिसकी बात की जा रही है, परावैद्युत माध्यम की बात की जा रही है, तो इसमें एक टॉपिक होता है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक का परिभाषा कैसे लिखेंगे उसको देखिए, यहाँ पे समझाते हैं अगले पेज में। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, जिसको हम क्या कहते हैं, K कहते हैं। इस K का परिभाषा कैसे लिखा जाएगा, तो अभी एक हम फार्मूला लिखे थे निर्वात के लिए, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे के नीचे r²। इतना ही दूरी पर अगर हम Fm निकालते हैं तो Fm बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़का K Q1 Q2 बट्टे के नीचे r²। ठीक है, ये निर्वात के लिए है, ये माध्यम के लिए। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से भाग देते हैं।
समीकरण 1 में मतलब कि F में Fm से भाग दे देते हैं तो क्या मिलेगा, ऊपर इसको लिख दीजिए, F का वैल्यू ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे के नीचे R स्क्वायर, नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे के नीचे R स्क्वायर 4 स्क्वायर बटेगा Q स्क्वायर, Q से Q कटेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा K 1 बटे K, ये K क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो F बटे M बराबर K है ना जी। तो K किसके बराबर है, K बराबर है F बटे M। F क्या है, निर्वात में लगने वाला विद्युत बल और उतनी ही दूरी पर रखा कोई परावैद्युत माध्यम में जो आवेश है उनके बीच लगने वाले बल के अनुपात के बराबर है। तो इसकी परिभाषा देखिए यहाँ पे लिखा गया है, अतः परावैद्युतांक की परिभाषा जो है परावैद्युत पदार्थ की जो परावैद्युतांक होता है उसका परिभाषा रखा गया है कि अतः किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक अर्थात K निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, मतलब निर्वात में जो दो आवेश रखे गए हैं उनके बीच लगने वाला विद्युत बल जो यहाँ पे F है, तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर कुचालक माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाला विद्युत बल के अनुपात को कहते हैं। मतलब कि ये जो F है यह निर्वात में लगने वाला विद्युत बल है और उतनी ही दूरी पर उसी आवेश को परावैद्युत माध्यम में जब रखते हैं तो Fm क्या है, उस माध्यम में लगने वाला बल है। इन दोनों के अनुपात को ही K कहा जाता है, परावैद्युतांक कहा जाता है। तो ये परिभाषा आप याद रखिएगा, यह भी जो है परिभाषा 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अब हम लोग जो है अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। चलिए अगला टॉपिक है कूलाम नियम का सदिश स्वरूप। देखिए बल क्या है, जो विद्युत बल हम पढ़ रहे हैं कूलाम नियम से विद्युत बल ही निकाल रहे हैं, तो विद्युत बल क्या है, एक सदिश राशि है। तो भाई बल सदिश राशि है तो उसके सदिश में लिखना क्या है, बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए यहाँ पे दो आवेश है, सिंपल सा, देखिए ज्यादा इसमें हम लोग तामझाम नहीं करने वाले हैं। जो आवेश है, आवेश के बीच जो बल लग रहा है ये बल एक सदिश राशि है और इसको सदिश रूप में दिखाना क्या है, अनिवार्य है। एक चीज जान लीजिए कि जो कूलाम नियम है यह गति के जो तृतीय नियम है, जो न्यूटन का जो तृतीय नियम है उसका यह पालन करता है। जो कूलाम नियम है यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तृतीय नियम क्या कहता है कि एक वस्तु यदि दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही परिमाण का विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। तो ये जो कूलाम नियम होता है यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। समझ लेते हैं कैसे। मान लीजिए यहाँ पे एक आवेश है Q1, ठीक है, यहाँ पे एक आवेश है Q2, यहाँ पे एक आवेश है Q2। इन दोनों की जो बीच की जो दूरी है ये मान लीजिए R है। कितनी है, R। अच्छा, Q1 क्या कर रहा है भाई, Q1 प्लस आवेश है, Q2 क्या है, प्लस आवेश है। Q1 क्या करेगा, Q1 Q2 पे बल लगाएगा, Q1 Q2 पे बल लगाएगा, क्योंकि क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, धक्का देंगे। हम जब कूलाम नियम पढ़ रहे थे वहां पे हम बोल रहे थे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, हम दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल जो बोल रहे हैं ये बोलना ठीक नहीं है। दोनों आवेशों के बीच बल नहीं लगता है, दोनों आवेश पर बल लगता है। Q1 वाला जो है Q2 पे बल लगाता है और Q2 वाला जो है Q1 पे बल लगाता है। ये दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं, बल लगाते हैं, बल्कि इन दोनों के बीच बल काम नहीं करता है, ये दोनों के ऊपर बल काम करता है। तो जो Q1 होता है वह Q2 पे बल लगाता है इधर, और जो Q2 होता है वह Q1 पे बल लगाता है इधर। अगर Q1 मान लीजिए बल लगा रहा है तो Q1 द्वारा Q2 पे बल लग रहा है, तो ऐसे लिखते हैं, इस बल को लिख सकते हैं F21, 1 के द्वारा 2 पर बल। अगर Q2 पर लगा रहा है Q1 पे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 F12, 2 द्वारा 1 पर बल, ऐसे लिख सकते हैं 2 द्वारा 1 पे बल। अच्छा, इसको हम निकाल कैसे सकते हैं, तो इसको निकाल भी सकते हैं, देखिए कैसे। अगर हम Q1 के द्वारा Q2 पे बल लगाते हैं, Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल कितना होगा, है हमारा वहां पे F21, 1 के द्वारा 2 पर बल। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो दोनों के बीच की, भाई कूलाम नियम में लगाएंगे, सिंपल सा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए Q1 है Q2 है, बीच का दूरी कितना है, R स्क्वायर है।
ध्यान दीजिएगा, इसको हम वेक्टर के रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे? वेक्टर के रूप में, क्योंकि ये क्या है? सदिश रूप की बात कर रहा है, सदिश रूप की बात कर रहा है। और ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा, जो Q1 द्वारा Q2 पे जो बल लग रहा है वो किस दिशा में लग रहा है? तो देखिए ये क्या कर रहा है, Q1 जो है Q2 को ढकेलेगा, Q1 क्या करेगा? Q2 को ढकेलेगा। तो जब इसको ढकेल रहा है तो किधर से? 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ। तो इधर देखिए, बराबर की इस साइड में सदिश में लिखा गया है, बराबर की इस साइड में क्या है? अदिश में लिखा गया है। तो इसको भी सदिश में लिखना जरूरी है। अगर कोई हमारे पास वेक्टर है, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है E, इस वेक्टर A को हम ऐसे लिखते हैं A × A कैप, या इसको हम n कैप भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? n कैप, n कैप। वेक्टर A बराबर है A × n कैप। A क्या है? A जो है वेक्टर A का परिमाण है, और n कैप क्या है? n कैप जो है वह दिशा को बताता है। n कैप किसको बताता है? दिशा को बताता है। n कैप यहाँ पे दिशा को बताएगा। तो यह बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। उसी तरह से जो है, अगर बराबर की इधर सदिश राशि है तो इधर वाला भी सदिश लिखना जरूरी है। सदिश कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देख रहे हैं, जो बल है 1 से 2 की तरफ लग रहा है, 1 से 2 की तरफ लग रहा है, तो इनकी जो बीच की दूरी है उसी को ले लेते हैं r, और 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 की तरफ यहाँ पे n कैप लगाते हैं। ये क्या करेगा? यह दिशा बताएगा कि बल किस दिशा में लग रहा है, बल किस दिशा में लग रहा है, ये दिशा बताने का काम करेगा। 1 से 2 की तरफ लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब उसी तरह से पहले वाले को दूसरे पर बल लग रहा है, पहले वाले को दूसरे द्वारा बल लग रहा है, तो Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, ठीक है, कितना हो जाएगा? तो ये हम इसको लिखते हैं वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे के नीचे R का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे R का स्क्वायर होगा, R का स्क्वायर होगा, R का स्क्वायर हो गया। अब देखिए दिशा 2 वाला ना लगा रहा है, यह वाला क्या करेगा? इसको इधर ढकेलेगा, यह वाला इधर ढकेलेगा, तो 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ क्या हो जाएगा? ये कैप का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखा जाए तो दोनों का परिमाण देखें तो बराबर है। ये अगर देखें आप ध्यान से, यह वाला वैल्यू और यह वाला जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू क्या है? आपस में बराबर है। क्या अलग है? बस दिशा अलग है, 1 से 2 की तरफ, इसमें 2 से 1 की तरफ। दिशा एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन बल क्या है? आपस में बराबर है। तो यही तो गति के, यही तो न्यूटन के तृतीय नियम भी होता है कि दोनों बलों का जो परिमाण होता है आपस में बराबर होता है, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। तो यहाँ पे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो वेक्टर हमारा है, वेक्टर F21 बराबर है वेक्टर F12, इनका परिमाण क्या है? आपस में बराबर है, लेकिन दिशा क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। तो हम यह बोल सकते हैं ऐसे कि जो न्यूटन का जो नियम है, सॉरी जो कूलॉम का जो नियम है, यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तो इस तरह से इसको हम सदिश रूप में दिखा सकते हैं न्यूटन के कूलॉम के नियम को, ठीक है। ध्यान रहे कि जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो अगर किसी बल पर, किसी आवेश पर बल निकाल रहे हैं तो वहां पर जो है कूलॉम नियम का सदिश स्वरूप लगता है, और इसी के आधार पर हम लोग जो है उसको हल करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका काम न्यूमेरिकल में ही आएगा, तो इसको आप न्यूमेरिकल के लिए अवश्य तैयार रखें, जरूर तैयार रखें, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, क्या है? ये एक पेज रखा गया है हल करने के लिए। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, अच्छा बहुत कुछ कट गया है इसमें तो, ठीक है, बहुत कुछ कट गया है। चलिए ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आगे जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बहुल आवेशों के बीच बल। अनेक आवेश रखे रहेंगे और उनके बीच जो बल लगेगा उस बल के परिमाण को निकाल सकते हैं। चलिए अभी पढ़ लेते हैं, इसको छोड़िए। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Q1 आवेश है, यहाँ पे Q2 आवेश है, यहाँ पे Q3 आवेश है, ठीक है। यहाँ पे बिंदु O है। Q1 की जो दूरी है वो मान लीजिए R1 है, ठीक है। यहाँ से कुछ दूरी पर यह भी है, R2 दूरी पर मान लीजिए, यह मान लीजिए R3 दूरी पर है, R3 दूरी पर इसी, ठीक है। यह क्या करेगा, हमें Q1 पे बल निकालना है, Q1 पे कितना बल लग रहा है वो निकालना है। यह क्या करेगा, Q2 जो है Q1 पे बल लगाएगा इधर, Q3 जो है ये बल लगाएगा इधर, ठीक है, यह वाला बल लगाएगा इधर,
ये दोनों मिलकर उस पर बल लगाएंगे, Q2 भी बल लगाएगा, Q3 भी बल लगाएगा। और भी कोई आवेश है, यहाँ पे अगर Q4 है तो Q4 भी बल लगाएगा, अगर यहाँ पे Q5 है तो Q5 भी बल लगाएगा। जितने भी आवेश हैं सब उस पर बल लगाएंगे, उस बल का परिमाण हमें निकालना है। फिलहाल हम 3 आवेश मान लेते हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है। Q1 द्वारा Q2 पे बल लग रहा है, Q3 द्वारा Q2 पे बल लग रहा है, सॉरी Q1 द्वारा Q2 द्वारा Q1 पे बल लग रहा है, Q3 द्वारा Q1 पे बल लग रहा है, तो उस बल का परिमाण हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए इन दोनों की जो बीच की दूरी है ये मान लेते हैं R1 R21 है, या सिंपली हम ऐसे इसको मिटा देते हैं पहले। ये भाई मिटता क्या है, इनकी जो बीच की दूरी है वो मान लीजिए हमारा R12, ये जो बीच की दूरी है वो मान लीजिए R13 मान लीजिए। तो क्या करते हैं, इनके बीच लगने वाला बल निकालते हैं। तो Q2 द्वारा Q1 पे बल कितना हो जाएगा, तो Q2 द्वारा नजी Q2 द्वारा 2 द्वारा 1 पे बल, 3 वाला बल लगाएगा, 3 द्वारा 1 पे बल। तो हमें इन दोनों का परिमाण निकालना है। तो देखिए Q2 द्वारा Q1 पर बल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा F बराबर F12 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे के नीचे R12 का स्क्वायर। दिशा बता सकते हैं चाहे तो, दिशा किधर होगा, दिशा होगा 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ कैप लगा दीजिए, 2 से 1 की तरफ, ठीक है। अच्छा इसी तरह से Q3 की तरफ बल निकाल देते हैं, Q3 द्वारा Q1 पे बल, Q1 पे बल कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा वेक्टर F13 बराबर हो जाएगा आपका कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, Q1 Q3 होगा, ये बीच की दूरी कितना R13 का स्क्वायर। दिशा क्या होगा 3 से 1 की तरफ, 3 से 1 की तरफ, देखिए 3 से 1 की तरफ, ठीक है। अच्छा कुल कितना बल लगा, दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ते वक्त हमें क्या करना है, सदिश नियम का पालन करना है। ध्यान देना है कि इन दोनों का जो परिणामी बल होगा वो बीच में होगा F1 का मान निकालना है, या F नेट बोल सकते हैं। Q1 पे जो लगने वाला बल है वो मान लीजिए F नेट है या F1 है, तो उसका परिमाण निकालना है। तो क्या होगा, जो वेक्टर जो F1 होगा, वो जो वेक्टर जो F1 होगा वो क्या होगा, इन दोनों के गुणन सदिश योगफल के बराबर होगा, इन दोनों के सदिश योगफल के बराबर, मतलब कि जोड़ेंगे तो लेकिन सदिश नियम में ही जोड़ेंगे, सदिश नियम में ही जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कहीं किसी निकाय में अनेक आवेश है और उनमें से किसी एक आवेश पे बल निकालना है, तो उस पे एक आवेश पे जो लगने वाला बल होगा वह बल जो है सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। अर्थात मान लीजिए हमारे यहाँ पे मान लीजिए कि इस निकाय में अनेक आवेश हैं भाई, Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, Q4 आवेश है और Q1 आवेश है, ठीक है। इसमें से हमें Q1 पे बल लगाना है भाई, 1 भी लगाएगा, 2 वाला भी लगाएगा, 3 वाला भी लगाएगा, 4 वाला भी लगाएगा और N वाला भी लगाएगा, सब लगाएंगे। जो ये बल लगा रहा है Q1 वाला मान लीजिए F2 है, Q2 जो लगा रहा है मान लीजिए F3 है, Q4 जो लगा रहा है मान लीजिए F4 है, ठीक है, और जो Q1 लगा रहा है मान लीजिए Fn है। तो क्या होगा, कुल कितना बल लगा, कुल जो बल होगा ना वो मान लीजिए F1 हो गया। यह बल किसके बराबर होगा, तो इन सभी बलों के सदिश योगफल के, इन सभी बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा। सबको जोड़ेंगे लेकिन सदिश रूप में जोड़ेंगे। किस रूप में जोड़ेंगे, सदिश रूप में, ठीक है बाबू, सबको जोड़ेंगे लेकिन सदिश के रूप में जोड़ेंगे ऐसे। इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश रखे हैं और उनमें से किसी एक आवेश पे बल लगाना है या किसी एक आवेश पे बल निकालना है, तो उस एक आवेश पे जो लगने वाला बल होता है उन सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है और इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखना है। आगे जो पढ़ेंगे वो हम अगले टॉपिक देखेंगे। कुछ यहाँ से नोट्स गायब हो चुके हैं, उसको हम जो है देख करके फिर अगले वीडियो में उसको बताएंगे आप सभी को, ठीक है।